अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 एटम के जो बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए थे, मैंने एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा दिए थे। अब जो आपके पास सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस रह गए थे उसको मैं क्या करवाऊंगा, आज सॉल्व करवाऊंगा। चैप्टर नंबर 3 ये न्यू बुक है आपके, ठीक है। इसके हम क्या करवाने जा रहे हूँ, मैं सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ जो आपके बुक्स में लिखे हुए नहीं होते थे पेपर्स में, उससे भी सवालात आपके बन करके आ सकते हैं, ठीक है। साथ साथ चैप्टर नंबर 1 जो न्यू बुक आई है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के अपलोड कर दिए एक्सरसाइज के, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 के भी तमाम क्वेश्चन 1 से लेकर जो आपके पास 8 तक क्वेश्चन थे उन तमाम को सॉल्व करवा के अपलोड कर दिया। उसके भी बहुत जल्द सेल्फ असेसमेंट के भी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है सेल्फ असेसमेंट में, पहला सवाल लिखा हुआ है व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ द फोटोन प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम 5, मतलब इसके जो ऑर्बिट 5 से वो कहाँ जा रहा है, वो नंबर 3 ऑर्बिट पर जा रहे हैं इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो लिखा हुआ जा रहा है कि आपने क्या निकालना है, आपने वेव्स निकालना है, ठीक है, फोटोन के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है 5 ऑर्बिट से जाकर के कहाँ फॉल कर जा रहा है, 3 ऑर्बिट में जाकर के फॉल कर जा रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करना है, उसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आसान सा सवाल है। सबसे पहले आपने क्या बनाना होगा, इस सवाल का डेटा, ठीक है। तो आपने क्या लिखना होगा, डेटा लिखना होगा। और डेटा में जो चीज़ें हमारे पास सवाल के अंदर गिवन होती है ना, उस चीज़ को हमने क्या करना होता है, उसे हमें लिख देना होता है। जैसे कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मेरे पास ऑर्बिट्स की वैल्यू दिया हुआ है, एन की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास जो आखिरी वाली वैल्यू होती है जहाँ जाके फॉल करता है, तो वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास n1 होता है। तो n1 की वैल्यू क्या है, मेरे पास 3, और मेरे पास था कौन से ऑर्बिट में, वो n5 में। n की वैल्यू 5 है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास 5 हो जाएगी, ठीक है। इस सवाल में हमें रिक्वायर्ड कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1.0967 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। याद रखना वेव नंबर की बात करिए तो हम इसमें या कांस्टेंट की वैल्यू लेते हैं, अदरवाइज हम क्या लेते हैं 2.18 करके वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके बता दिया। अब हमारे पास क्या होगा, हमें निकालना क्या है, वेव निकालना है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, आपने सोल्यूशन लिखना, लेकिन रिक्वायर्ड लिख देना पहले। तो रिक्वायर्ड में आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड में आ जाएगा आपके पास v और उसके ऊपर डैश, इसका सिंबल होता है हमारे पास जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास ये बराबर होता है RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। इसको फाइंड आउट करने का तो मैं क्या लिख दूंगा, इसी तरह से लिखूंगा। RH की वैल्यू क्या है मेरे पास है 1.09, क्या लिखा है 1.0967, ठीक है। तो 67 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। और क्या आ जाएगा 1 वैसे ही लिखूंगा। n की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा माइनस। और n2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है, उसके ऊपर भी क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। अब हमारे पास काम क्या होगा, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा और कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो चलो आज इसको करके देखते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1, इस वाली टर्म को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करता, ठीक है। इसको मैंने वैसे ही लिख दिया, एक्सपोनेंट 7 1/9 हो जाएगा माइनस 1/25 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 is 9 होता है और 5 5 is 25 होता है। अब सिंपल आप इसको चाहो तो कैलकुलेटर में कर लो या फिर आप डायरेक्ट कर लो। फिलहाल मैं इसको कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट कर देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है 1/ क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास माइनस का निशान है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/25 लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास की वैल्यू आएगी 0.07, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 1.0967 एक्सपोनेंट 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.0711, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, तो देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा इससे 1.0, ठीक है 1.0, और इसके बाद क्या है 967 एक्सपोनेंट 7 से करता हूँ, देखता हूँ क्या मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो मैंने किया तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 779875.5 इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको कि 7.79 एक्सपोनेंट कितना हमने शिफ्ट किया था 1 2 3 4 5, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास ये हो जाएगा
और मेरे पास m इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इस सवाल का जवाब है जिसको मैंने आपको करके दिखा दिया। चलें आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन आ गया है सेल्फ असेसमेंट का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द बोहर मॉडल डिटरमाइन। आपके पास बोहर मॉडल है और उससे आप डिटरमाइन कर रहे हो किसको, एनर्जी को। तो सबसे पहले सवाल में आप ये लिख सकते हो कि आपने जो डिटरमाइन करना है, जो आपके पास रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, आपके पास एनर्जी होगा। एनर्जी किससे शो करते हैं, डेल्टा से करते हैं। तो एनर्जी तो हमें निकालना है इन जूल ऑफ फोटोन प्रोड्यूस एन एलिमेंट इन हाइड्रोजन। ठीक है, एटम जम्प फ्रॉम ऑर्बिट 5 to 2 की जानिब जा रहा है। क्या हुआ, क्या हाइड्रोजन क्या करा, जंप करा, कहाँ से, 5 से कहाँ चले गए 2, मतलब ऑर्बिट लेवल हमारे पास 5 से कहाँ गया 2 पे गया। और कहा जा रहा है कि आपने डिटरमाइन क्या करना है, आपने एनर्जी इन जूल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने n1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो n1 की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 2 हो जाएगी, जबकि n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, और मेरे पास डेल्टा ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान तरीका, आपने सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने फॉर्मूला लिखना होगा। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, डेल्टा ई भी सेम हमारे पास बराबर उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है, बस हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। मेरे पास क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू 2.18। ठीक है, 2.18 एक्सपोनेंट 18 माइनस 18। ठीक है, तो 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18 लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मेरे पास 1n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम वही है, तमाम वैल्यूज़ को उसी के तहत लिखना होगा जिस तरह से हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे। तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 लिखेंगे। ठीक है, और n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 लिख दूंगा, इसको फिर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर माइनस का निशान। n2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास आई थिंक सो 5 है, तो मैं 5 लिखूंगा और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18, और 1 का क्या हो जाएगा, 2 2 मेरे पास 4 माइनस 25। ठीक है, 5 5 25। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, पहले कैलकुलेटर में वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है मेरे पास। मैं लिखूंगा 1 अपॉन, ठीक है, आपने लिखना होगा 1/4 और इसको माइनस करवा देना होगा 1 अपॉन किससे, 25 से। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.21 आ रही है। तो डेल्टा ई वैसे ही लिखेंगे 2.18 एक्सपोनेंट माइनस 18, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 0.21 से होगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2.18 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4.5 क्या आ रही है मेरे पास, 4.578 एक्सपोनेंट माइनस 19। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, डेल्टा ई लिखूंगा 4.578 एक्सपोनेंट माइनस 19। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और इसके हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर एटम आ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, जूल पर एटम, इसको लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे सवाल का जवाब हो जाएगा। तो मैंने ये भी आपको करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाना होगा और देखना होगा कि उसके अगला सवाल किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सेल्फ असेसमेंट के। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन। हमारे पास एक जिंक दिया हुआ है जिसके दिया हुआ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, आपके पास प्रोटॉन कितना होगा, इसके अंदर नंबर्स ऑफ प्रोटॉन मेरे पास 30 होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ नंबर ऑफ आपके पास क्या होगा, अब हमारे पास नंबर्स ऑफ प्रोटॉन हो गया, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है हमारे पास वैल्यू। तो मैं क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास 65 है इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 30 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 65 को जब हम 30 से माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा मेरे पास, न्यूट्रॉन मेरे पास आ जाएगा 30, आपके पास कितना जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन मेरे पास 35 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन मेरे पास कितना है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन मेरे पास 30 है, जबकि मेरे पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी कितना है, मेरे पास 30 है। एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना है, मेरे पास 35 है।
किसके अंदर, इन जिन हमारे पास क्या लिखा हुआ है 30 और 65, ठीक है। तो ये मेरे पास इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, जो कि मैंने आपको करके बता दिया। अब नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस सवाल में देख के ही समझ में आ रहा है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होगा, हेवियर देन होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो बस इसने पूछा कितने टाइम्स होता है वो बता दो, तो लिखा है मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो 1/1837, ठीक है। तो मेरे पास क्या है 1/1837 टाइम दैट द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब मैंने आपको करके बता दिया।